नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। आरक्षण, जी हां, भारतीय राजनीति के धुरी पर यह शब्द हमेशा से रहा है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर सामाजिक संघर्ष लगातार होते आए हैं। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसने आज तक समाज के अंदर अपनी जगह को बनाकर रखा हुआ है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसको खत्म करने के लिए, जिसको शुरू रखने के लिए लगातार बहस होती रही है। लेकिन इसी बीच प्रकाश झा, जो कि जाने माने फिल्मकार हैं, वो एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, आरक्षण। आरक्षण इसलिए, और हम सेंट जेवियर कॉलेज के अंदर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी फिल्म चोट करती है समाज में बदलते हुए शिक्षा की व्यवस्था पर, साथ ही साथ चोट करती है आरक्षण पर। आरक्षण को हम किस परिप्रेक्ष्य में देखें, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब, मनोज वाजपेयी, फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा साहब। आपने देखा होगा कई सारी फिल्में इन सब लोगों ने की है। मनोज भाई बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं, करारा जवाब मिलेगा राजनीति फिल्म के अंदर। और अमित जी के बारे में क्या बोलूं, ये जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है कि क्या शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए और क्या 64 सालों के दौरान इस आरक्षण का फायदा हमें मिला है या नहीं। उस पर सबसे पहले अमित जी बोलेंगे या अमित जी को सबसे लास्ट में लाऊं, क्या कहते हैं आप लोग? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अमित जी बोलेंगे, फिर प्रकाश भाई बोलेंगे, फिर मनोज बोलेंगे और फिर हमारा इंटरेक्शन शुरू होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पॉलिटिकली डरिएगा मत, अपने स्टैंड को क्लियर रखिएगा। संविधान ने हमको आजादी दी है कि हम अपने अधिकार का, बोलने के मौलिक अधिकार का, हम जहां चाहें वहां पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्लोर दूंगा सदी के महानायक, मेरे आदर्श अमिताभ बच्चन साहब को, कि वो अपनी बात शुरू करें। अमित जी, और ये जरूर बताएं कि आप इस इशू के पक्ष में हैं या विपक्ष के अंदर। सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जितने भी आज यहाँ पर विद्यार्थी और देवियों और सज्जनों एकत्र हुए हैं, और प्रकाश जी, मनोज, और हमें एक अवसर मिला है आप लोगों के साथ संपर्क करने का, आपसे बातचीत करने का। समाज में देखा है कि आरक्षण एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा है, और अब ये मुद्दा जो है स्वतंत्रता के बाद एक संवैधानिक सत्य बनकर रह गया है। संविधान ने हमको ये बता दिया है कि जो लोग पिछड़ी जाति के हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, उनकी ओर भी देश का ध्यान जाना चाहिए और उनको अवसर दिया जाना चाहिए कि वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। और तब से लेकर के ये जो प्रतिशत है, परसेंटेज, मेरे ख्याल से शायद 25.5%, 22.5% पहले था, और बढ़ते बढ़ते अब ये हो गया है अराउंड 49.5%। कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा मानता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर सबको मिले और उसके बाद उन्हें मेरिट पे उनका जो फ्यूचर है उसको निर्धारित किया जाए तो ये सही हो। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहता हूं कि मैंने कभी भी कास्ट सिस्टम को बिलीव नहीं किया और ना ही मैं उसमें मानता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं इस सिस्टम का। मैं और भी कहता हूं कि बाबूजी उत्तर प्रदेश से थे, उन्होंने ब्याह किया एक सिखनी के साथ, मैंने ब्याह किया एक बंगाली के साथ। आप लोगों का मैं जमाई बाबू हूं। मेरे छोटे भाई साहब हैं, उन्होंने एक सिंधी से ब्याह किया है। मेरी बेटी ने एक पंजाबी से ब्याह किया है। हमारे सुपुत्र हैं, उन्होंने तुलु से ब्याह किया है। ऐश्वर्या तुलु दक्षिण भारत से हैं। अब आने वाली पीढ़ी भी मैं ऐसा समझता हूं कहीं ना कहीं किसी भारत के कोने से ब्याह करेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या पिछले 64 सालों में हमें 1% भी लाभ शिक्षा में आरक्षण का मिला है या नहीं? मैं इस बात को मानता हूं कि ये विषय जो है, इस पे मुझे ज़्यादा जानकारी है। मैं चाहूँगा कि प्रकाश जी आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जो प्रश्न आरक्षण, आज का जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि क्या वाकई जब 22.5% आरक्षण दे करके फायदा नहीं मिला, तो ये 49.5% आरक्षण दे करके क्या उस समाज को फायदा मिलेगा? कि पिछले 25-30 वर्षों में इतना ज्यादा व्यवसायीकरण हुआ, क्यों हुआ?
आरक्षण की वजह से सीटें घटी तो कंपटीशन बढ़ा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए, कैपिटेशन इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए, कुछ लोगों को शिक्षा में व्यापार नजर आया, रिटर्न बहुत ज्यादा था। जैसा कि एक मंत्री है हमारे फिल्म में कहता है कि एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, पेड सर्विस विदाउट गारंटी। एक तरफ समाज बटा हुआ था जाति के ऊपर, आरक्षण आया उसको बराबर करने के लिए, आरक्षण की वजह से कमर्शियलाइजेशन हो गया। कमर्शियलाइजेशन में आज ये हो गया कि जिसके पास पैसा है, जो कोचिंग कर सकता है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकता है, अच्छी डिग्री ला सकता है, उसको नौकरी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। तो एक नया विभाजन हो गया समाज में। इसीलिए इंडिया वर्सेस इंडिया, एक इंडिया के अंदर में हम लोग दो इंडिया बना रहे हैं। इतने सारे इंस्टीट्यूट हमने खोल दिए तो हमारे पास पढ़ाने के लिए लोग नहीं है। दूसरी जगह आप गांव में अंदर चले जाइए, वहां पर एजुकेशन के अंदर आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो बहुत सारे गरीब बच्चे दे नहीं पाएंगे, इसकी वजह से नहीं आते हैं। और दूसरी बात ये भी हुई है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बने हैं, क्योंकि उनके पास धन ज़्यादा है, वो जितने अच्छे शिक्षक हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, उनको अच्छी अच्छी सैलरीज दे करके लुभा लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करने। तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जितने अच्छे लोग हैं वो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले। बिल्कुल। और मैं आपको, अमित जी ने इतनी बड़ी बात बोली, हाल ही में मुझे मौका मिला है, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली में मुझे जाकर देखने को मौका मिला 7 स्टार स्कूल। अगर आप 50 से 55 हजार रुपए महीना एक बच्चे के नर्सरी की फीस के लिए देंगे, जिसमें कैपिटेशन और बाकी सब चीजें शामिल हो, तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को आप किस स्तर तक ले जा रहे हैं। इतने पैसे में तो गांव में, प्रकाश जी जानते हैं, 10 फैमिली के खर्चे चल जाए कम से कम। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आरक्षण की काट क्या यही है कि शिक्षा को और महंगा और महंगा और महंगा और कॉम्पिटिटिव कर दिया जाए? इन्होंने ये रूल देके मुझे बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ पर करारा जवाब मिलेगा। जो बाहर में जो पैसा कमाने के लिए जो आजकल नए नए इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिस तरीके से बाहर पनप रहे हैं, जिनका पूरा का पूरा मकसद, जिनकी पूरी नीयत शिक्षा बांटने की नहीं है, पैसा कमाने की है। जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर इंजीनियर पैसा कमाएगा, डॉक्टर पैसा कमाएगा, एक व्यापारी पैसा कमाएगा, तो जो शिक्षा दे रहा है वो पैसा क्यों नहीं कमाएगा। तो इस तरह का चरित्र मैं निभा रहा हूँ, और मेरा यकीन मानिए मैं बिल्कुल अलग हूँ इस चरित्र से, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल रहा है, हमेशा मैं सोचता रहता हूँ कि जहाँ पर 4 किलोमीटर चलकर पानी लेने जाना पड़ता हो, उस हिंदुस्तान में आरक्षण अगर आपने दिया तो फिर क्या दिया? सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था करो, सबसे पहले तो स्कूल पहुंचाओ, सबसे पहले तो विद्यार्थियों को स्कूल में डालो, उसको वहां तक पहुंचाओ ताकि वो आरक्षण का फायदा उठा सके। लाखों करोड़ों लोग हैं, आदिवासी जातियां हैं जो जंगलों के बीच में रहती हैं, जिनको मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। मनोज ने जो बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाए, सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूलों भी बन रहे हैं, लेकिन क्या गांव में वाकई इसका फायदा मिल रहा है? मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, पैनलिस्ट की राय लूं, इससे पहले मैं चलूंगा ऑडियंस की तरफ। हमने कुछ सवाल लिए थे, उसमें कुछ सिलेक्टेड सवाल मैं आपको दे रहा हूं। आप अपना नाम बता सकते हैं, नाम बताने के साथ आप ये कह सकते हैं कि ये सवाल आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, ताकि हमारे बहस का दायरा बढ़ जाए। Okay, so my question is अमिताभ सर के लिए है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि लाइक इन इंडिया द कास्ट सिस्टम नीड्स टू बी अबॉलिश्ड, पर ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो और भी ज़्यादा कास्ट सिस्टम को प्रोमिनेंट कर रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? डोंट यू थिंक दैट द रिजर्वेशन सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड बिकॉज ऑफ दिस? मैंने तो अपने व्याख्यान में यही कहा कि मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ इसका, कि आमतौर पर हमारी जनता में जब सरनेम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इनकी जाति क्या है, और बच्चन नाम से तो कोई कास्ट है नहीं, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। और मैं तो चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चन हों, ताकि ये जो, जी अभिषेक से बात कर रहा हूँ मैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब जाकर के पता चला कि इसका महत्व क्या होता है। बहुत से लोगों ने कहा कि साहब ये जाति के लोग हैं, इनको आप जाकर के संबोधित कीजिए। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। साहब ऐसा ही होता है यहाँ पर,
फिर अभी हाल ही में देश का सेंसस हुआ और जितने भी अधिकारी थे सरकार की तरफ से वो घर आए और उन्होंने कहा कि सर एक कॉलम है यहाँ पर जाति, व्हाट इज़ योर कास्ट, प्लीज राइट इट। तो मैंने वहाँ इंडियन लिख दिया। कहा नहीं सर, नॉट इंडियन, वी वांट टू नो व्हाट योर कास्ट इज। आई सेड आई रियली डोंट नो व्हाट माय कास्ट इज, आई एम एन इंडियन एंड आई विल नॉट चेंज दिस वर्ड फ्रॉम यू। काश कई सारे बच्चन हो, लेकिन एक गुस्ताखी करके कहना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो।